हेलो एवरीवन, वेलकम टू 9 रेड गोल्डफिश। आज हम लोग देखेंगे साइंस क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट द सेल, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। जैसा कि पहला टॉपिक बोर्ड पर लिखा हुआ है सेल। सेल का फर्स्ट टॉपिक, सेल का मीनिंग होता है इट इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। चाहे वो लाइफ प्लांट का हो, एनिमल का हो या फिर ह्यूमन बीइंग का हो, किसी का भी वो लाइफ हो, उस लाइफ में हम लोग स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स के बारे में जानते हैं। और ये स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सेल। तो सेल क्या होता है? किसी भी लिविंग थिंग का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो या ह्यूमन लाइफ हो, सभी के लिए ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है द सेल। सेल के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। सेल बेसिक फंक्शनल फंक्शंस, लाइक सेल का बेसिक फंक्शंस क्या क्या होता है। जैसे सेल का जरूरी फंक्शंस में होता है न्यूट्रिशन, इट मींस पोषण, रेस्पिरेशन, इट मीन्स श्वसन का काम कार्य, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन वो आर परफॉर्म्ड बाय द सेल्स इन ऑल ऑर्गेनिज्म्स। हर एक ऑर्गेनिज्म में ये परफॉर्मेंस होता है। सेल की डिस्कवरी किसने की? द डिस्कवरी ऑफ द सेल रॉबर्ट हुक 1665। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल की डिस्कवरी की। ऑब्जर्व्ड थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क obtained from bark of a tree। इन्होंने एक बार्क ट्री से एक छोटा सा कॉर्क कलेक्ट किया, उसके थिन स्लाइसेस किए और खुद के सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से उसको रिसर्च किया। उसमें हनी बी के कॉम जैसा एक स्ट्रक्चर दिखा, लिटिल रूम्स दिखे, इसलिए उन्होंने इसका नाम बोला सेल मीन्स लिटिल रूम। ओके, अब हम लोग देखते हैं वेरिएशन इन सेल नंबर, शेप, साइज इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल नंबर्स सभी लिविंग बींग्स में अलग होते हैं। कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं लाइक अमीबा, लाइक यूग्लिना, लाइक पैरामीशियम, और कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं। एग्जांपल अर्थवॉर्म, ह्यूमंस, बर्ड, एनिमल। तो सेल नंबर्स में हम लोग इसको बेसिकली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड टाइप, सेल शेप्स। सेल के शेप्स जो हैं वो ओवल हो सकते हैं, स्फेरिकल हो सकते हैं, क्यूबाइडल हो सकते हैं, फाइबर लाइक या फिर पॉलीगोनल हो सकते हैं। जैसे आप क्या एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे लिवर सेल। लिवर सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, फैट सेल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, स्मूथ मसल सेल्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, और नर्व सेल ऐसे होते हैं। तो सेल वैरी इन देयर साइजेस। स्मॉलेस्ट सेल पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म कॉल्ड माइकोप्लाज्म। अबाउट साइज 0.1 माइक्रोन। माइक्रोन को इस यू की तरह हम लोग डिनोट करते हैं। इन डायमीटर 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर। ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच एग वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट सिंगल सेल है। ये लार्जेस्ट सेल है। इसका साइज डायमीटर में होता है 170 मिलीमीटर इन डायमीटर। अमीबा के एक सेल का साइज होता है 1000 माइक्रोन मीटर। हैन के एक का साइज होता है 60 मिलीमीटर। जैसे ह्यूमन बीइंग या और भी एनिमल्स, उसके रेड ब्लड सेल्स का डायमीटर होता है 9 माइक्रोन मीटर। लिवर सेल 20 माइक्रोन मीटर। नर्व सेल अबाउट 1 मीटर। 1 माइक्रोन मीटर इक्वल टू 10 to the power -6 मीटर्स और इक्वल टू 10 to the power -3 मिलीमीटर। इस तरीके से सेल के साइजेस वेरी करते हैं प्लांट और एनिमल्स में, डिफरेंट। अब हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल। अभी ये एक सेल का स्ट्रक्चर है। इस सेल के स्ट्रक्चर में आपको साफ दिख रहा है कि सबसे बाहर वाले स्ट्रक्चर में इसका नाम है सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ स्ट्रक्चर है। इसको बेसिकली ब्रॉडली 2 पार्ट में हम लोग बांट सकते हैं। फर्स्ट को न्यूक्लियस जो कि सेंटर में है, और सेकेंड साइटोप्लाज्म जो बाहर का आउटर लेयर है, लेकिन इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। अ सेल कंसिस्ट्स ऑफ अ लिविंग प्रोटोप्लाज्म सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन। तो ये लिविंग प्रोटोप्लाज्म से घिरा हुआ है और सेल मेम्ब्रेन इसका बाहर का दीवार है। The protoplasm consists of the cytoplasm and the nucleus। तो इस प्रोटोप्लाज्म में ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म आता है। इसको हम लोग ब्रॉडली प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हैं।
साइटोप्लाज्म, इस साइटोप्लाज्म की बात हो रही है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अ नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स कॉल्ड सेल ऑर्गेनेल्स। इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, इस स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। दैट हेल्प इट टू परफॉर्म इट्स रेलेवेंट फंक्शंस, और सभी का अलग अलग फंक्शंस होता है। अब ये एक स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल है, ये स्ट्रक्चर है। अब पार्ट्स ऑफ अ सेल देखते हैं। पार्ट्स ऑफ अ सेल, एक सेल के कितने पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, जो कि यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है। इट आल्सो कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट सराउंड इट्स इनर जेल लाइक मटेरियल, इसके अंदर ये इनर जेल लाइक मटेरियल है, कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। इसको हम लोग प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। इट कंट्रोल द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस एज पर द रिक्वायरमेंट्स। ये जो रिक्वायरमेंट के ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ को एंट्री करता है, कुछ को एंट्री देता है, कुछ को एंट्री नहीं देता है। तो वो एंट्री होगा या एग्जिट होगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो ये सेल मेम्ब्रेन डिसाइड करता है। द सेल ऑफ प्लांट, फंगी, बैक्टीरिया हैव एन एडिशनल आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। इस तरीके से प्लांट के, फंगी के या बैक्टीरिया के एक और आउटर कवरिंग होते हैं, उसको सेल वॉल बोलते हैं। अब हम लोग साइटोप्लाज्म देखेंगे। साइटोप्लाज्म ये इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर के बारे में। इनर लाइंग टू द सेल मेम्ब्रेन बट आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है लेकिन न्यूक्लियस के बाहर होता है। इट एक्ट एज ग्राउंड सब्सटेंस फॉर ऑल सेल एक्टिविटीज। हर एक सेल एक्टिविटीज के लिए साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। ये इन चारों से मिलकर बना होता है। इट मीन्स साइटोप्लाज्म कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन एंड वाटर से मिलकर बनता है। नेक्स्ट पार्ट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हम लोग जो पीछे के सेल और सेल के स्ट्रक्चर में देखे थे, न्यूक्लियस का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। ये उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जनरली लाइज इन द सेंटर ऑफ द सेल। जो भी सेल का स्ट्रक्चर मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाया था उसमें आपको दिख रहा था कि सेल के सबसे अंदर और सेंटर वाले पार्ट में है। इट कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ये सेल का सारा एक्टिविटीज कंट्रोल कर रहा है। द न्यूक्लियस इज अ डेंस स्ट्रक्चर बाउंड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो है वो एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है। द प्रोटोप्लाज्म ऑफ अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो उस न्यूक्लियस के अंदर भी आपको दिख रहा था कि उस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड जैसा शेप था, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। इट हैज थ्रेड लाइक नेटवर्क कॉल्ड क्रोमैटिन। उस न्यूक्लियस के अंदर एक थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन। When the cell is ready to divide, chromatin condenses to form thicker thread-like structures. जब सेल डिवीजन के लिए रेडी हो जाता है तो उस समय उसमें धीरे धीरे क्रोमैटिन कंडेंस होने लगता है, जो कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो कंडेंस होने लगता है और उसके बाद और थिकर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम लोग क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इस क्रोमोसोम के बारे में आप जानते होंगे, पहले से सुने होंगे। ये क्या होता है? दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स, जीन्स, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिट होता है, जाता है। जैसे डॉक्टर का कुछ जेनेटिक कैरेक्टर्स उसके नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, लॉयर का जाता है, वैसे ही स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन, इन सभी के जेनेटिक स्ट्रक्चर्स, कैरेक्टर्स उनके नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उसके मेन पार्ट्स को हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पार्ट्स है प्लास्टिड्स। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल्स। प्लास्टिड्स सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल्स में पाए जाते हैं। कंटेन्स पिगमेंट्स लाइक प्रोवाइड कलर टू द सेल। ये
ये सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये पिगमेंट देता है। पिगमेंट का मीन्स, पिगमेंट की मीनिंग हुई कलर, ये कलर प्रोवाइड करता है। जैसे ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, ये क्या प्रोवाइड करता है, इसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और इस ग्रीन कलर की वजह से लीव्स और बहुत सारे प्लांट्स ग्रीन होते हैं। मैक्सिमम वर्ल्ड के 99% प्लांट्स ग्रीन होते हैं और ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं। इट मींस क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा, यानी कि लीव्स अपना किचन में वर्क नहीं कर पाएंगे और फिर पूरे प्लांट को फूड नहीं मिल पाएगा। नॉन ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स, इसका नाम क्रोमोप्लास्ट होता है और ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स को कलर प्रोवाइड करता है। जैसे फ्लावर्स के कलर अलग होते हैं, वेजिटेबल्स के कलर भी डिफरेंट होते हैं, फ्रूट्स के कलर भी डिफरेंट होते हैं। और ये सभी डिफरेंट कलर किसकी वजह से हैं, क्रोमोप्लास्ट की वजह से। कुछ कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं और इस कलरलेस प्लास्टिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट जैसे वाटर है, जैसे प्लाज्मा है, जैसे स्टार्च है, जैसे प्रोटीन है, जैसे ऑयल है, ये सब कलरलेस है और ये सब कुछ हमें प्लांट्स के थ्रू मिलता है, स्टार्च, प्रोटीन, ऑयल, और ये कलरलेस होता है। और इसके लिए कौन सा प्लास्टिड्स रिस्पॉन्सिबल है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट है। अब हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया रॉड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर का होता है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है सेलुलर रेस्पिरेशंस और जनरेट एनर्जी फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज फॉर लाइफ। जैसे हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, अलग अलग डिफरेंट एक्टिविटीज लाइफ में करते हैं, तो उसके लिए जो भी पावर एनर्जी चाहिए वो हमें कौन जनरेट करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, इट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल का पावर हाउस है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के साथ ये इंपॉर्टेंट वर्ड हमेशा याद रखना है, पावर हाउस। नेक्स्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको शॉर्ट में ईआर बोलते हैं। इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन्स, ये मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है। इट प्रोवाइड्स चैनल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन अ सेल। एक सेल के अंदर कौन से मटेरियल्स आएंगे, कौन से नहीं आएंगे, उसके लिए एक चैनल प्रोवाइड करता है। ER, it means endoplasmic reticulum. It is of two types. ये टू टाइप्स दो हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ का जैसा कि नाम है, ये अपीयरेंस में भी रफ होता है, इट हैज रफ अपीयरेंस, इट कंटेन्स रिबोसोम्स। रफ क्यों होता है, क्योंकि बाहरी स्ट्रक्चर पे रिबोसोम्स के ग्रैन्युल्स चिपके होते हैं और ये रिबोसोम्स के ग्रैन्युल्स इसको रफ अपीयरेंस देते हैं। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, ये प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, रिबोसोम्स। कहाँ होता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होता है। दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जैसा कि नाम है, इट डज नॉट हैव रिबोसोम्स, इसमें कोई रिबोसोम्स नहीं होता है, इसलिए ये बिल्कुल चिकना होता है, चिकना सतह होता है, स्मूथ अपीयरेंस होता है, बट इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ फैट, ये फैट के सिंथेसिस में काम करता है। तो दोनों के साथ एक एक वर्ड याद रखना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है रिबोसोम की वजह से, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैट सिंथेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, दे आर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स स्टक्ड वन अबव द अदर, involved in processing and packaging of materials produced by the cell. सेल जो भी प्रोड्यूस करता है उसको, उसके प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के साथ एक इंपॉर्टेंट फंक्शन याद रखना है, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स। ठीक है। नेक्स्ट, वैक्यूल, वैक्यूल इट अपीयर्स एज एन एम्प्टी स्पेस इन द साइटोप्लाज्म। जैसा कि साइटोप्लाज्म आप देखे थे पीछे के सेल स्ट्रक्चर्स में, उस साइटोप्लाज्म में कहीं कहीं एम्प्टी स्पेस होता है। इट जनरली लार्ज इन प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में ये एम्प्टी सेल्स बड़े होते हैं, बट स्मॉल या एब्सेंट इन एनिमल सेल। एनिमल सेल या ह्यूमन बीइंग में भी ये या तो छोटे होते हैं नहीं तो एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और इस तरीके से ये वैक्यूल्स होते हैं। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट्स को अपने में जमा रखता है वैक्यूल्स।
अब हम देखते हैं रिबोसोम्स। रिबोसोम्स जिसको हम लोग पहले अभी देखे थे, टीनी ग्रैनुअल्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म एंड ऑन द रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये टीनी ग्रैनुअल्स होता है, ये सब साइटोप्लाज्म और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, अभी हम लोगों ने देखा ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। नेक्स्ट है सीलिया एंड फ्लैजिला। सीलिया एंड फ्लैजिला, यहाँ देखिए दो स्ट्रक्चर दिया हुआ है, एक यूग्लिना का, दूसरा पैरामीशियम का। ये है फ्लैजिलम और ये है सीलिया। इसी सीलिया और फ्लैजिलम की बात की जा रही है। इट हेल्प इन लोकोमोशन एंड कलेक्शन ऑफ फूड। लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, ये मूवमेंट में हेल्प करता है या फिर कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक पैरामीशियम हैव न्यूमरस सीलिया। पैरामीशियम में न्यूमरस सीलिया होता है, बट यूग्लिना हैज अ सिंगल फ्लैजिलम। यूग्लिना में सिंगल फ्लैजिलम होता है, फ्लैजिलम। ठीक है। अब नेक्स्ट है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो उसको सिंपली इस तरीके से भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। पहले सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। कई सेल्स, नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। मेड टिश्यूज, a group of tissues perform a specific function, make organs, and various organs collectively develop organ system, and organ system is afterwards is make organisms. It means कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गेनिज्म मतलब वो एनिमल हो, प्लांट हो, अलग अलग सब कुछ हो। जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म्स हैव सेल्स दैट आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये फंक्शंस रेस्पिरेशन के हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन के हो सकते हैं, डाइजेशन के हो सकते हैं, अलग अलग वेरियस फंक्शंस हो सकते हैं। और वेरियस फंक्शंस के लिए वेरियस ऑर्गन्स काम करते हैं, वेरियस ऑर्गन सिस्टम काम करते हैं, और उस ऑर्गन सिस्टम्स को टिश्यूज बनाते हैं। टिश्यूज सेल से बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ सेल्स परफॉर्मिंग अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन फॉर्म अ टिश्यूज। ग्रुप ऑफ सेल्स जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं, वो एक टिश्यूज बनाते हैं, जैसे नर्वस टिश्यू। अ ग्रुप ऑफ टिश्यूज परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शन। ग्रुप ऑफ टिश्यूज जो है वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं और उससे फॉर्म एन ऑर्गन, जैसे एग्जांपल किडनी। किडनी का काम अलग होता है। अ नंबर ऑफ सच ऑर्गन्स वर्क टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम। इस तरीके से ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर एक स्पेसिफिक ऑर्गन सिस्टम डेवलप करते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की एंट्री माउथ में होती है, धीरे धीरे वो स्टोमक में पहुंचता है, स्टोमक के बाद फिर उसका डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर उसमें लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, और इस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऑर्गन सिस्टम है जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन करता है। ठीक है। और इस तरीके से सेल, टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गेनिज्म का एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कंपैरिजन बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। इधर प्लांट सेल्स बना हुआ है, इधर एनिमल सेल्स। इस दोनों में कंपैरिजन करेंगे। फर्स्ट देखते हैं सेल वॉल। प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। दूसरा, प्लांट सेल के अंदर, सेल वॉल के अंदर एक और वॉल होता है, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है। क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्लांट्स एनिमल में, प्लांट्स सेल में बहुत ज्यादा होता है, भरा होता है। क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होता है। गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉमन है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स प्लांट सेल में भी होता है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स एनिमल सेल में भी होता है। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मॉल टीनी ग्रैनुअल्स जो लगे हुए हैं, इसी को हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। ये प्लांट सेल में भी होता है और ये इधर एनिमल सेल में भी होता है। न्यूक्लियस, ये भी कॉमन है, ये भी प्लांट सेल में होता है। ये न्यूक्लियस
एनिमल सेल में भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट सेल में भी होता है और एनिमल सेल में भी होता है। सेल मेम्ब्रेन, जैसा कि मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन कॉमन है, ये प्लांट सेल में भी होता है, इनर सेल होता है, और ये एनिमल सेल में भी होता है। वैक्यूल, वन लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट आइदर इट इज मिसिंग इन एनिमल सेल और वेरी स्मॉल इन साइज इन एनिमल सेल। तो वैक्यूल जो है वो वन लार्ज वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल या तो आइदर एब्सेंट होता है या फिर स्मॉल होता है। अब हम लोग इसके डिफरेंस को एक स्मॉल चार्ट में देखेंगे। डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, यहाँ कंपोनेंट एंड कैरेक्टर से, इधर प्लांट सेल, इधर एनिमल सेल। जैसे फर्स्ट शेप प्लांट सेल का शेप फिक्स होता है, एनिमल सेल का शेप इरेगुलर होता है या फिर नॉट फिक्स होता है। सेल वॉल, जो हम लोग ये सेल वॉल की बात कर रहे हैं, ये सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में एब्सेंट है। प्लास्टिड्स जिसको कि हम लोग क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोसाइट, जिसको कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, इसको हम लोग प्लास्टिड्स बोलते हैं। ये प्लास्टिड्स प्लांट सेल में प्रेजेंट हैं, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है। ठीक है। वैक्यूल्स, इसी वैक्यूल्स की बात कर रहे थे। ये वैक्यूल्स, वन लार्ज वैक्यूल, देखिए, वन लार्ज वैक्यूल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट आइदर इट इज एब्सेंट और स्मॉल वैक्यूल इन एनिमल सेल। तो ये चार्ट वाइज डिफरेंसेस हो गया और ये फिगर वाइज दोनों का कंपैरिजन एंड डिफरेंसेस हो गया। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, इसके कंटेंट अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।